हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि हमने कहा है, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपकी क्लास का, ठीक है? तो बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपकी जो बुक है, पेज नंबर उस पर 45 पे जो क्वेश्चन आंसर है पहले वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके उधर पिक्चर्स दी हुई है, उसमें से फर्स्ट है लुक एट पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हु इज़ द सिंगर। आपसे पूछा गया है कि आपकी बुक में जब ओपनिंग लाइंस होते हैं तो उसमें ओरिजिनल सॉन्ग एक हिंदी का, उसके अंदर जो दिख रहे हैं उनमें वो सिंगर कौन है और हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, और पिक्चर में आपको और कौन कौन दिख रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा लता मंगेशकर वॉज द सिंगर, ठीक है। और हम उस पिक्चर में और किस किस को देख पा रहे हैं, वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पिक्चर सेकेंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। जो पिक्चर दूसरी पिक्चर है, तस्वीर है, उसके अंदर आप कंपनी के सुपीरियर वेपन से आप क्या समझते हैं, कंपनी के जो सुपीरियर बहुत ताकतवर हथियार थे उनके बारे में आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर्ड जीत हासिल की थी इंडिया पर, किसके द्वारा, अपने सुपीरियर वेपन्स द्वारा। क्या क्या थे उनके पास, गन्स, राइफल्स एंड हैंड ग्रेनेड, ये हथियार थे उनके पास, वेपन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ एन आर्टिजन। इसको पढ़ेंगे आर्टिजन। आर्टिजन, वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड। पिक्चर नंबर थर्ड, पिक्चर थर्ड में दिया गया है, पूछा गया है कि आर्टिजन इन शिल्पी कौन थे और वो आप क्या सोचते हैं, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि द आर्टिजन थे वो सफ़र कर रहे थे, मतलब परेशान थे, कष्ट भोग रहे थे। तो आंसर होगा इसका एन आर्टिजन इज़ अ क्राफ्ट्समैन स्किल्ड इन सम ट्रेड। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ट्रेड में बहुत ही स्किलफुल हो, हुनरमंद हो, उसे आर्टिजन कहते हैं। दे सफ़र्ड बिकॉज, और वो सफ़र क्यों कर रहे थे, कष्ट क्या उठा रहे थे, बिकॉज क्योंकि द कंपनीज लॉ क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को क्रिपल कर दिया था, अपंग कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कौन सी तस्वीरें आपके अनुसार विद्रोह की आग की पहली चिंगारी को प्रकट कर रही हैं। स्पार्क यानी चिंगारी को प्रकट कर रही हैं, रिवोल्ट यानी विद्रोह, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अस पिक्चर नंबर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। तो जो पिक्चर नंबर 7 है ना वो दिखा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग विद टेक्स्ट। इसके अंदर के क्वेश्चन का करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जो राजकुमार थे शॉर्ट साइटेड थे, मतलब ज़्यादा आगे की नहीं सोच सकते थे, अदूरदर्शी थे, इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। जो 1757 की घटनाओं के प्रति जो राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे। तो आंसर होगा यस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। वो क्या करते थे, लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे अंग्रेज़ों की सहायता से, इसलिए वो शॉर्ट साइटेड थे। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारतीय राजकुमारों पर विजय हासिल कर ली, उसको अधीन कर लिया, उनको अपने गुलाम बना लिया। तो आंसर होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार फैलाया। दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू, उन्होंने एक प्रिंस को सपोर्ट किया, टू फिनिश द अदर, दूसरे को फिनिश करने के लिए, दूसरे को ख़त्म करने के लिए।
एज ए रिजल्ट, और इस प्रकार पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स, इस प्रकार अंग्रेज़ों के पास सारी पावर चली गई, शक्तियाँ चली गई और राजकुमार आपस में लड़के रह गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, quote the words used by Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles। राजा राम मोहन राय के वो शब्द बताइए जो ये कहते हैं कि धर्म एक ही जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। ये वाले शब्द बताने हैं आपको। तो आंसर है द वर्ड्स ऑफ राम मोहन राय स्पोकन टू हिज वाइफ वर, राम मोहन राय के शब्द वो जो अपनी पत्नी से कहे थे उन्होंने क्या थे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायों का रंग भिन्न हो सकता है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग सेम होता है, मिल्क सेम कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, राय हो सकती हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी जितनी भी शिक्षाएं हैं धर्म में सभी का सार एक जैसा है, ये कहा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस प्रकार या किन तरीकों से ब्रिटिश अफसरों ने भारतीयों को एक्सप्लॉइट किया या उनका शोषण किया। तो देखिए आंसर होगा द ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू बिग सैलरीज, ब्रिटिश ऑफिसर होते थे वो तो बिग सैलरीज उठाते थे, ये पहला। दूसरा, द ऑफिसर्स prospered on the company's loot and their private business flourished, और जो ऑफिसर थे वो प्रॉस्पर होते जा रहे थे, समृद्ध होते जा रहे थे, कंपनी को जो लूट का माल लेते थे उससे, एंड देयर प्राइवेट बिजनेसेस फ्लोरिश्ड, और उनके प्राइवेट बिजनेस फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, उन्होंने टैक्सेस हैवी टैक्सेस लगा दिए थे फार्मर्स पर। और क्या किया था, दे गेव पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन टू इंडियन सोल्जर्स, और वो गेव देते थे क्या, पिटेंस, पिटेंस यानी बहुत ही कम वेतन देते थे, एंड स्लो प्रमोशन, और उनका प्रमोशन भी बहुत ही स्लो करते थे, कई सालों तक आदमी रहता था, प्रमोशन होता ही नहीं था टू इंडियन सोल्जर, भारतीय सिपाहियों का। इस प्रकार वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते पीपल। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फॉट, पिच्ड बैटल का मतलब होता है किसी के साथ युद्ध में लड़ना, तो ऐसे कौन थे जो युद्ध में लड़े और ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हो गए, तो वो थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। सेकंड क्वेश्चन है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, उस व्यक्ति का नाम बताना आपको जिसने जो कि सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था, या फिर कह सकते हैं सोसाइटी को पुनरुद्धार करना चाहता था, उसका नाम बताना है, तो वो थे राम मोहन राय ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो व्यक्ति जिसने सिफारिश की अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने की, वो कौन थे, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट, चॉइसेस में वेरी, मतलब आपके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, आपको 2 लोकप्रिय लीडर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंसर है नाना साहिब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, कोई आप लिख सकते हैं, इसमें से 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन द फॉलोइंग्स, अब मेंशन करने फॉलोइंग्स को, इनके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट देखिए, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग दैन, उस समय चलने वाली उस समय जो 2 ऐसी प्रथाएं रीति रिवाज चलते थे उनके नाम बताने हैं आपको। तो फर्स्ट है अनटचेबिलिटी और सेकंड चाइल्ड मैरिज। फिर बताना है टू अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, तो आंसर है द ब्रिटिश कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, बिना किसी को सुनवाई के वो सीधे जेल में डाल देते थे। एक तो ये करते थे, वो मुकदमा चलाते नहीं थे, सीधे जेल में डाल देते थे। द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इंपोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री एंड दे रूइन इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश ने इंपोर्ट जो किया था इंडिया में टैक्स फ्री कर दिया था, और इस प्रकार भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो रू इंडिया ने बर्बाद हो गई। 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड,
वो 2 तरीके जिनसे साधारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। फर्स्ट है, दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, उन्होंने किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे। दूसरा था, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस, और ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने बर्बाद कर दिया था एक्सपर्ट आर्टिजन्स, मतलब शिल्पकारों का, जो होशियार हुनरमंद थे उनका, और उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट, असंतुष्टि के 4 कारण बताइए दैट लीड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनकी वजह से 1857 का संग्राम हुआ। दे गेव पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन टू इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर को अंग्रेज जो थे वो पिटेंस, बहुत ही कम वेतन देते थे, एंड स्लो प्रमोशन देते थे, पहला रीजन। दूसरा था, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, और टैक्सेस जो थे उन्होंने किसानों को रूइन यानी बर्बाद कर दिया था। तीसरा था, द ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट कंटेन्ड काउ फैट एंड पिग फैट, जब ब्राह्मण्स को ये पता चला तो वो गुस्सा हो गए कि वो जो बुलेट्स को जिसको वो बाइट करते हैं, काट के फेंकते हैं, उनको उनके अंदर काऊ का फैट और पिग का फैट था। ये एक रीज़न हो गया। और फोर्थ रीज़न था, मैनी लैंडलॉर्ड्स वर श्योर बिकॉज, कई लैंडलॉर्ड इसलिए श्योर का मतलब होता है डिसकंटेंट, सी मीनिंग है, ठीक है, नाराज इसलिए थे, बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव्ड दैम ऑफ देयर लैंड एंड इस्टेट, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण उन्होंने अपनी ज़मीन और अपनी सत्ता खो दी थी। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये करते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इनके सीधे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हालांकि इनको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बाद में भी कवर करेंगे, लेकिन आपके एक बार यहाँ पे चैप्टर में दिए हुए हैं तो यहाँ भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, मतलब कोई भी शब्द किसी ने भी कहे हो, आपको वो अपने शब्दों में उस बात को बोलना है। जैसे देखिए, फर्स्ट मैन कहता है, वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। ये किसने कहा? इस फर्स्ट पहले आदमी ने कहा है। तो हम इस बात को अपने वर्ड्स में कैसे कहेंगे? द फर्स्ट मैन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके लिए हमेशा सेड का इस्तेमाल करना। सेड और कंजंक्शन, जहाँ से इस आदमी ने जो बात कही उसके लिए हमेशा दैट यूज़ करेंगे। तो क्या कहा? द फर्स्ट मैन सेड दैट। अब वी मस्ट, वी आया है इस आदमी के लिए, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे आदमी इसको कहेंगे दे मस्ट एजुकेट, क्योंकि वी का पजेसिव केस आर होता है तो दे का पजेसिव केस देयर, ठीक है ना। तो हो गया दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड मैन, दूसरा आदमी कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, और हमें उनकी मटीरियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। द सेकंड मैन एडिड, क्योंकि यहाँ पे पहले आदमी ने कही तो दूसरे उसके अंदर बात को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? वर्ब एडिड दैट, कंजंक्शन वापस आया दैट दे आया, इनके लिए आया क्योंकि तीन आदमी आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव, क्योंकि यहाँ पे क्या था? देयर कंडीशन, तो यहाँ पे देयर कंडीशन सेम, क्योंकि दे का पजेसिव केस देयर, मटीरियल कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, थर्ड मैन कहता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि इसके लिए हमें अपनी ग्रीवियंस, शिकायत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बतानी चाहिए। ऐसी बात कही तो इसके लिए वापस क्या यूज़ करेंगे? द थर्ड मैन सजेस्टेड, क्योंकि सजेस्ट कर रहा है दैट आगे कंजेशन, दे मस्ट कन्वे, अब वी मस्ट कन्वे इनके लिए, तो दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। इस प्रकार, और एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही है, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट सोल्जर, पहला सिपाही कहता है, क्योंकि सिपाही ज़्यादा हैं तो 3 सिपाही है। द वाइट सोल्जर गैट्स यूज पे एंड मेंशंस एंड सर्वेंट्स, मतलब वाइट सोल्जर थे, उनको पेमेंट भी यूज़ मिलता था, आलीशान घर मिलता था, और नौकर चाकर भी उनके होते थे। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर गॉट यूज पे। अब देखिए यहाँ पे गैट्स था,
तो ये सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया इसको, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दिया। गॉट यूज पे मेसन्स एंड सर्वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये आदमी कह रहा है सिंपल सेंटेंस है तो शेड लगाया और कंजंक्शन इसमें आ गया दैट, ठीक है। फिर देखिए सेकंड सोल्जर वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, कि हमको पिटेंस कम वेतन मिलता है और स्लो प्रमोशन होता है हमारा। तो द सेकंड सोल्जर रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की दैट दे गॉट, क्योंकि वी गॉट था, वी को हमने 3 लोग हैं तो हमने लिख दिया दे गॉट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। नेक्स्ट देखिए, अब गॉट क्यों आया, क्योंकि हमने बात की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। थर्ड सोल्जर, तीसरा सिपाही कहते हैं हु आर द ब्रिटिश टू एबोलिश आवर कस्टम्स, ब्रिटिश कौन होते हैं जो अपनी कस्टम हमारी प्रथा को एबोलिश नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसके अंदर द थर्ड सोल्जर आस्क्ड लगाना पड़ेगा, आस्क्ड, ठीक है। और हु कंजंक्शन हु ही आएगा, इसमें दैट नहीं आता है, ठीक है। हु द ब्रिटिश वर टू अबोलिश देयर कस्टम, देयर किन का, उनका कस्टम है ना, आर था ना तो पजेसिव केस देयर, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो आपकी पेज नंबर 46 एंड 7 पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक स्टोरी है, फ्रेम है, स्पीच बबल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पिक्चर्स देख के आपको इसको देख के स्टोरी बनानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आस्क वन अनदर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स, ये ऐसा है और क्वेश्चन पूछिए और आंसर उनके नोट करिए। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं इनके क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट है वेयर इज द फॉक्स, तो हमने देखा फॉक्स कहाँ थी, फॉक्स इज इन द वेल, शुरू में हमने देखा कि फॉक्स वेल के अंदर थी, ठीक है। सेकंड है हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, तो सी फेल इनटू द वेल बाय एक्सीडेंट, वो गलती से गिर गई, एक्सीडेंट, अचानक गिर गई। थर्ड है व्हाट इज द फॉक्स थिंकिंग, लोमड़ी क्या सोच रही थी, तो द फॉक्स थिंक्स हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर, कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, कुएं के अंदर गिर गई, बाहर कैसे निकले। हु इज़ द विजिटर, वहाँ पे आने वाला आगंतुक कौन था या कौन थी, द विजिटर इज ए गॉट, और वहाँ आने वाली कौन थी, एक बकरी। वॉट डज शी वॉन्ट टू नो, वो क्या जानना चाहती थी, तो आंसर होगा शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द वाटर इज स्वीट, वेदर द वाटर इज स्वीट, कि पानी मीठा है क्या, वो जानना चाहती थी। वॉट इज़ द फॉक्सेस रिप्लाई, फॉक्स का क्या रिप्लाई था, जो उस कुएं में गिरी हुई थी उसका रिप्लाई था द फॉक्सेस रिप्लाइज दैट द वाटर इज़ वेरी स्वीट एंड शी हैड अ लॉट ऑफ इट, कि उसने बहुत सारा पिया, बहुत मीठा पानी है। वॉट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, तो आगे क्या हुआ, द गॉट वॉन्टेड टू टेस्ट द वाटर, अब बकरी को पानी पीना था कि मीठा है तो। वेयर इज द गॉट, अब बकरी कहाँ थी, तो बकरी थी द गॉट इज ड्रैग्ड इनटू द वाटर बाय द फॉक्स, वो पानी के अंदर, अब पानी के अंदर फॉक्स के द्वारा खींच ली गई, मतलब बुला ली गई। वेयर इज द फॉक्स नाउ, अब कहाँ थी, तो द फॉक्स केम्स आउट ऑफ द वेल, अब फॉक्स जो थी कुएं से बाहर आ गई थी और बकरी अंदर चली गई थी। वॉट इज द गॉट थिंकिंग, बकरी क्या सोच रही थी, बकरी सोच रही थी द गॉट इज थिंकिंग ऑफ हिज मदर्स एडवाइस नॉट टू ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर, कि किसी भी अजनबी माँ ने उसको सलाह दी थी कि किसी भी अजनबी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अपनी स्टोरी थी, और क्योंकि आपको स्टोरी भी पूछा है तो आप यहाँ से स्टोरी वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्टोरी नोट डाउन कर सकते हैं।